बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 3 है और वीक हमारे पास 2 है। इससे पहले हमने वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था और मेरा नाम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो चलते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो लेक्चर नंबर 3 है वो हमने स्टार्ट करना है। और लेकिन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमने लेक्चर नंबर 2 में चैप्टर 1 जो कि नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के नाम से है, इसका जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, वो हमारे पास था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हमने लैन नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में जाना और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देखे। और फिर हमने मैन नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश की और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। और उसके बाद हमने लास्ट में वैन नेटवर्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिलीवर की और ये होता क्या है। और लेकिन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने नहीं डिस्कस किए। आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हमने वैन नेटवर्क के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा जो लेक्चर वीक नंबर 2 का जो लास्ट लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें हमने दो तरह की डिवाइसेस को डिस्कस करना है। एक हमारे पास डायल अप मॉडेम है और दूसरी हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। उम्मीद करता हूँ जो लेक्चर नंबर 2 सबको समझ आया होगा और उसी से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि सबको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि एडवांटेजेस ऑफ वैन से हम स्टार्ट करेंगे। जी चलते हैं आगे, एडवांटेजेस ऑफ वैन डिस्कस करते हैं। जी पहले आप एडवांटेज थोड़े से देख लें। वाइड एरिया नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या होते हैं। कह रहा है 24 आवर्स रिमोट एक्सेस इन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डाटा रिसोर्सेज। मीन्स जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है 24 आवर्स जो भी सिस्टम डेवलप होगा, जैसे PIA का सिस्टम है वो 24 आवर्स वर्किंग रहता है। इसी तरह जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी जो है बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ अटैच हैं, वो भी 24 आवर उनका सिस्टम वर्कआउट कर रहा होता है, किसी टाइम पे भी वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है। उसके बाद उसने कहा इसका जो सेकंड एडवांटेज है वो फास्ट है, एफिशिएंट एंड चीप मींस ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जांपल दी है इसने टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग etc। ठीक है। तो इसमें भी बता सकता हूँ आपको कि ये फास्ट एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा चीप कह लें। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग है और नेट मीटिंग जो मीन्स है कि आप इनको ऑनलाइन जब लिंक होते हैं तो आप इजीली इंटरनेट का यूज़ करते हुए उनके जो जिस भी जैसे कोई भी आप इदारा ले लें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है तो अक्सर स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बैठे बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट कॉल जो करते हैं वो हमारे पास टेली कॉन्फ्रेंसिंग या फिर नेट मीटिंग इंटरनेट के थ्रू वो अपनी मीटिंग डिसाइड करते हैं। तो वहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आज हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक का मैसेंजर यूज़ कर रहे हैं, तो और इसके साथ स्काइप है, ईमो है। तो आप लोग ये डिफरेंट टेली कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम पाकिस्तान में यूज़ करके बाहर के मालिक में जो है जो है बातचीत कर रही है। तो सेम ये जो सेटअप जिस पे आप वर्कआउट हम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेसिकली वैन का ही है। अगर आपको थोड़ा सा हट के जाऊँ तो जैसे लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और बाहर किसी कंट्री में अपने फैमिली मेम्बर से रब्ता कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, देखें है तो टेलीफोन ही बेसिकली डिवाइस। तो आपने हमारे पास ये स्मार्टफोन आजकल आ गया, टेलीफोन वाले तो है ही नहीं हमारे पास। तो होता क्या है कि हम सेटेलाइट लिंक के थ्रू आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं थ्रू व्हाट्सएप। इसी तरह फेसबुक पे जब आप लोग मैसेंजर में बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं और बाहर किसी कंट्री में अपने किसी रिलेटिव के साथ आपने कांटेक्ट किया है, तो ये भी आपके पास जो एग्जांपल है ये बेसिकली वैन ही में काउंट होती है। ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी और आसानी इस तरह से आज से अगर हम प्रीवियस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है ना,
अगर प्रीवियस थोड़ा सा जाएँ तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे मुल्क में, तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, हमारे लिए सहूलियात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है कि हम बाहर किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, सिंपल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए दोनों साइड पे। आप यहाँ मजे से बैठे अपने घर, वो वहाँ अपने बाहर कंट्री में अपनी मजे, जैसे आप अक्सर होता है अपने किसी कज़न को, किसी रिलेटिव को कॉल कर रहे होते हैं, इसलिए बैठ के आप लाइव चैट, वीडियो चैट सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा है? सेटेलाइट लिंक यूज़ की जा रही है। और प्लस जो इंटरनेट फैसिलिटी आपके पास है, जो अब्रॉड साइड पे जो दूसरी साइड में बंदा बैठा है उसके पास है, वो आपस में सेटेलाइट लिंक के थ्रू आपस में इंटरनेट हो चुके हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज था रिडक्शन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एग्जांपल ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, ऑफिस कीपिंग। जी, तो यहाँ पे उसने कॉस्ट बताया, कोई बंदा बिजनेस करता है इंटरनेशनल लेवल पे, मीन्स दैट कि पाकिस्तान में वो बैठा है और इंटरनेशनली वो उसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर मतलब कर रहा है, चीज़ें इम्पोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो बेसिकली जब एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो होता क्या है कि उसको जो है ना कॉस्ट की रिडक्शन भी हो जाएगी, उसी सिस्टम को फर्दर फैलाता जाएगा। तो एक बार जब एक सिस्टम डेवलप होगा उसके बाद वो फिर काफ़ी अर्से तक चलता जाएगा, बस मेंटेनेंस रिक्वायर होती है। जैसे ट्रैवलिंग एजेंसी है, ट्रैवलिंग हमारे पास पीआईए है, पीआईए का सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका है, वो डे बाय डे अपडेट हो रहा है और तकरीबन दुनिया के बहुत से ममालिक में फैल चुका है। इसी तरह है हमारे पास डिफरेंट स्टेशनरी और ऑफिस कीपिंग, मीन्स दैट डिफरेंट ऑफिस हैं जो पाकिस्तान में बैठ के, जिन्हें हम कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, तो भी यही काम कर रही हैं वैन का यूज़ करते हुए, फ़ायदा उठा रही हैं। मीन्स पहले से सेटअप बने हुए हैं, उन्हीं सेटअप को यूज़ करके अपने बिजनेस रन अप कर रही हैं। और हो रहा क्या है कि वो जी कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब कॉस्ट में भी कोई पैसा इनका इतना खर्च नहीं हो रहा। और इसके अलावा हमारे पास एक पिक्चर इसमें शो की हुई है जिसमें बताया हुआ है कि थोड़ी सी ब्लर पिक्चर है, लेकिन कोशिश की गई है कि आपको थोड़ा सी गाइड कर सकूं। देखिए ये बहुत सी कंप्यूटर और बहुत से डिफरेंट सिस्टम आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे होंगे। कोई ऑफिस में लोग बैठे हैं, कोई सिंपल घर में बैठे हुए हैं, और ये जिस जिस कंट्री में है वो अपने पहले किसी एक इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वो इंटरनेट जो है ना वर्ल्ड वाइड जो सैटेलाइट लिंक है जो ओवरऑल कवरेज उसके साथ लिंक होके फिर नेक्स्ट आउट ऑफ द कंट्री में जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं उनके साथ आप रास्ते में हैं। तो ये देख लें पूरा वाइड एरिया नेटवर्क बना हुआ है कि लोग आपस में बिजनेस है, कोई भी ट्रैवलिंग एजेंसी है, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसने अपना कोई बिजनेस चला रही है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हुए इस पूरी पिक्चर में आपको एक सेटअप नज़र आ रहा है कि इस तरह से ये नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, तो मीन्स दैट यहाँ से पता चला कि ये एक वास्ट जोग्राफिकल एरिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन डिस्कस करते हैं। उसने कहा कि सेटिंग अप अ वैन इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड, द लार्जर द नेटवर्क द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। जी, मैंने शुरू में थोड़ा सा एडवांटेज में थोड़ा जिक्र किया कि कुछ लोग तो जो बिजनेस मैन है वो बड़े तेज करा रहे हैं, क्या काम करते हैं, पहले से जो नेटवर्क बना हुआ है उसी को यूज़ करते हुए वो अपना बिजनेस रन अप करते हैं, जिनमें उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर एक सेपरेट सेटअप बनाना है वैन, तो वो हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव इस लिहाज से, लेट्स सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किसी ने खोलनी है, तो पहले अपना सेटअप बनाएगी, उसके बाद वो जिस लाइसेंसिंग लेगी, लाइसेंसिंग लेने के बाद ताकि वो जितने भी अपने सॉफ्टवेयर बना सके वो मल्टी नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और विद इन पाकिस्तान जो है ना वो अपने दोनों सॉफ्टवेयर जो है ना बेच भी सके और बना भी सके। तो ये सेटअप बनाने के लिए हमारे पास वैन वहाँ पे जो है बेसिकली यूज होगा, और वो वहाँ पे एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखें जितना बड़ा लार्जर नेटवर्क बनाना है तो उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे।
तो विद इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोग बहुत से ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं जिन पे उनको उनकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन वो अगर अपना सेपरेट वैन नेटवर्क बना के अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उनको कॉस्ट बहुत ज़्यादा, उनकी एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। Security is real threat when different people have access to use information from other computers. यहाँ पे अब तो सिक्योरिटी का इशू उसने बताया, लेकिन मैं यहाँ बात करना चलूँ, अब तो सिक्योरिटी का भी इतना इशू नहीं है, इतने पॉपुलर सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि आप जिस भी नेटवर्क में हैं आप अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। रादर देन हैकिंग का थोड़ा सा भी इशू चल रहा है कि हैक हो जाता है आपका सिस्टम, लेकिन वैन में थोड़ा सा है इशूज अभी कहीं ना कहीं आ जाते हैं कि ज़्यादातर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट जो है ना, मीन्स दैट कि एक सेटअप मैंने कहा ना कि पाकिस्तान में ऐसे सिस्टम जो वैन सिस्टम पहले से डेवलप है उसी को लोग उन्हीं को यूज़ करके बिजनेस, तो वो अगर उसी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उनको लेस अमाउंट पे करके वो सिस्टम अपना ले सकते हैं, उस पर वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो समटाइम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्राई कर रहे होते हैं, एक सिस्टम पहले से बना हुआ है उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो इट मीन जो सिक्योरिटी थ्रेट है कि इजीली वो यूज़ करके इंफॉर्मेशन जो है ना वो अपना कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हुए तो क्या करता है डिफरेंट पीपल तक वो एक्सेस की अपनी कर लेता है और अपना बिजनेस या अपना कोई डाटा चोरी करना या कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो वहाँ से ले सकता है। उसके बाद है प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर एंड वायरस एड मोर एक्सपेंसिव। जी यहाँ पे जैसे बताया कि वाइड एरिया नेटवर्क एक्सपेंसिव है, इसी तरह इसकी प्रोटेक्शन हैकर से और वायरस से भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको समझ आएगी नेटवर्क्स की किस तरह से नेटवर्क, उम्मीद है कि उस टाइम तक आपको और भी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो बेसिकली कहने की हद तक ये प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स एंड वायरसेस एड मोर एक्सपेंसिव, तो मीन्स इस पे वायरस से बचने के लिए और हैकर से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको एक्सपेंस पे करना पड़ता है, जिसके थ्रू अगेंस्ट उनको सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर लेकर इंस्टॉल करवा कर जो लाइसेंसिंग जिनकी होती है ताकि वो अपना डाटा सेफ रख सकें। वन सेटअप मेंटेन ऑफ नेटवर्क इज़ अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स जी टेक्निकल एक्सपर्ट और डिफरेंट इंजीनियर हैं। कह रहा है कि जब सेटअप बन जाता है तो इसको मेंटेन करने के लिए फुल टाइम जॉब रिक्वायर्ड होती है, उसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, डिफरेंट टेक्नीशियन होते हैं जिनको हायर करना पड़ता है ताकि वो ये भी डिसएडवांटेज है, मीन्स दैट अब एक सॉफ्टवेयर हाउस है तो वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर जितना भी उसको मेंटेन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर टेक्नीशियंस रखने पड़ेंगे ताकि वो इस पूरे सेटअप को सेफ रख सकें। तो ये डिसएडवांटेज था। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का होगा कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication devices are the devices used to send and receive data and signals. A communication device is responsible for the conversion of data by sender device into suitable form of transmission on a network, and on receiving end it converts it back into digital form that is understood by any electronic device like computer. Some commonly used communication devices are dial-up modem और network interface card। तो कह रहे हैं communication devices basically ऐसी devices हैं जो कि sending और receiving, ठीक है, सिग्नल्स की बात की है, डाटा एंड सिग्नल बोथ दोनों की बात कर रहे हैं कि ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा सेंड और रिसीव भी कर रही है, सिग्नल सेंड और रिसीव भी कर रही है। अब आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे कि डाटा तो आपको सबको पता है, सिग्नल से मुराद यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है और एनालॉग सिग्नल, और आगे चल के मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो डाटा है मतलब सेंटर साइड से जिस तरह डाटा है उसने सेंड करना है, और रिसीविंग साइड से उस वही डाटा किस तरह से उसको रिसीव में सेम रिसीव होना चाहिए। तो वो ऐसी डिवाइसेस हमें यूज़ करनी है। लेट्स सपोज आपने वॉइस मैसेज किसी को भेजा है तो दूसरे एंड पे वही सेम वॉइस मैसेज रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह अगर आप कोई डाटा शेयर करते हैं, कोई फाइल शेयर करते हैं,
तो सेंडर ने अगर सेंड किया रिसीवर को, तो रिसीवर को उसी तरह का डाटा, मतलब जो आपने सेंड किया सेम वही पहुंचना चाहिए। तो वो जो सेंडिंग और सेंडर और रिसीवर के दरमियान आप ये किस तरह पॉसिबल होगा, हम कोई कम्युनिकेशन डिवाइस बीच में लगाएंगे। वो डिवाइस क्या है, बेसिकली या तो डायल अप मॉडेम है या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसको हम एनआईसी कह रहे हैं। तो आगे चलते हैं ज़रा जानेंगे हम कि बेसिकली ये कैसे पॉसिबल होता है कि लेट्स सपोज कोई वॉइस मैसेज कर रहा है, कोई डाटा शेयर कर रहा है, कोई फाइल शेयर कर रहा है, सेंडिंग साइड से लेट्स सपोज कोई भी सेंडर है वो दूसरे पर्सन को कोई अपना डाटा या कोई फाइल शेयर करना चाह रहा है, तो उसको भी सेम वही फाइल वही डाटा रिसीव हो, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मीन्स के वहाँ पे उसके कोई इशू ना आ रहा हो, सेम जो चीज़ उसने सेंड किया है सेम उसको रिसीव होनी चाहिए। तो इन प्रोसेस को पूरा करने के लिए मैंने जो है ना बीच में कम्युनिकेशन डिवाइस लगानी है। उस कम्युनिकेशन डिवाइस को उसने डायल अप मोडेम या फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नाम दिया। तो चलते हैं आगे, ये है हम स्टूडेंट्स डायल अप मोडेम को डिस्कस करते हैं। आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि डायल अप मोडेम, ये मोडेम बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो डायल अप मोडेम जो है ना, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि अगर आप उनसे पूछेंगे, जब अर्ली काफ़ी बहुत सालों पहले जब ये सर्विसेज इंटरनेट की स्टार्ट हुई थी, डायल अप मोडेम आना शुरू हुए थे। तो डायल अप मोडेम बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसका काम क्या था, ये टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है, सेम जो आजकल प्रोसेस है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो आगे चल के बताऊँगा वो क्या है बेसिकली। तो ये कंप्यूटर के साथ टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कनेक्ट होता था और हम कम्युनिकेट करते थे डिफरेंट कंप्यूटर के साथ इंटरनेट का यूज़ करते हुए। और जो है बेसिकली इस डायल मोडेम में जो कम्युनिकेशन थी वो दो तरह की चल रही होती थी, एक डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो अगर हम बात करें, अगर एनालॉग टू डिजिटल अगर हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, तो वो उसको हम मॉड्यूलेशन का नाम दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें, द मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल व्हिच इज नोन एज मॉड्यूलेशन। मींस ऐसा प्रोसेस जिसमें डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और इसी तरह अगर हम सेकंड बात करें कि एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं तो हम डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता था हमारे डाटा ट्रांसफर पे कि सेंडर से रिसीवर तक हमने कोई डाटा भेजना है तो वो किस टाइप का है। और लेट्स सपोज सेंडर ने रिसीवर को जो डाटा भेजा है उस सेकंड हैंड पे आपके पास डिजिटल डाटा था, उसने एनालॉग में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेजा, रिसीवर ने आगे एनालॉग से कन्वर्ट किया और डीमॉडुलेट होकर डिजिटल फॉर्म में ही उसको मिला। तो मीन्स जिस तरह का डाटा आप दूसरे साइड में भेजना चाह रहे हैं, सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस जो थी डायल अप मोडेम थी, तो ये बोथ वे में काम कर रही थी, जिसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों वे में। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इसकी स्पीड बहुत कम थी, टाइम टेकन था, टाइम अच्छा खासा इसमें रिक्वायर्ड होता था कि टाइम लेने के बाद जो है ना ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता था। अगर आपने अपने फादर्स वगैरह से पूछेंगे जो भी घर में बड़े हैं, तो जिन्होंने ये पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी, तो आपको बड़े अच्छे से गाइड करेंगे कि जब शुरू में डायल अप मॉडेम आया था उन्होंने इनको यूज़ भी किया होगा। लेकिन सम स्टूडेंट्स को नहीं अगर आइडिया होगा, तो आपको जो लिंक दिए कोर्स शेड्यूल में, तो वहाँ से आप वो लिंक ओपन करेंगे तो आपको डायल अप मॉडेम की पिक्चर और उसके बारे में मज़ीद क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन मैंने सिर्फ आपको डायल अप मॉडेम का तरीक़ाकार बताया कि था क्या। तो ये डिवाइस थी जो कि टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कनेक्ट होके कंप्यूटर्स के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही थी और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होती थी। और इसके जो कम्युनिकेशन होती थी वो दो तरह की होती थी, डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। तो डिजिटल टू एनालॉग हमारे पास मॉड्यूलेशन होती थी और एनालॉग टू डिजिटल वो डीमॉड्यूलेशन होती थी। तो ये डिवाइस इस पे काम करती थी। जो इसकी बेसिकली उस टाइम स्पीड थी, मैंने पहले जिक्र किया, 56 किलोमीटर पर सेकंड होती थी। इसलिए बहुत टाइम लगता था, जब शुरू में इंटरनेट आया था तो अच्छी खासा टाइम रिक्वायर्ड होता था। जब भी हम कोई डाटा ट्रांसफ़र करते थे तो अच्छा खासा टाइम लगता था।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ डायलर मोडेम आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली डिसएडवांटेज में आ जाती बात। तो क्या था, स्लो स्पीड थी, और दूसरा जो इसका होता है, टेलीफोन लाइन इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, द लाइन कैन नॉट बी यूज फॉर फोन कॉल्स अनलेस इंटरनेट इज डिस्कनेक्टेड। जी, जो उसका दूसरा पॉइंट था, जब इंटरनेट कनेक्ट है तो टेलीफोन लाइन पे कोई कॉल नहीं आ सकती जब तक आप इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं करते। फिर टेलीफोन केबल्स में आर वीकर टू सिग्नल डिस्टॉर्शन एंड नॉइस, कि वो इतनी ज़्यादा थोड़ी वीक होती थी तो उसमें सिग्नल डिस्टॉर्शन भी आती थी और नॉइस भी आती थी। तो अगर आप अपने घर में किसी बड़े से पूछेंगे, अगर उसने ये डायल अप मोडेम यूज़ किया तो उसने ये तीनों पॉइंट्स जो है ना फील किए होंगे, उनको पता होगा कि स्पीड भी स्लो थी, और जब इंटरनेट चलाते थे तो टेलीफोन लाइन पे कोई कॉल नहीं आती थी, और इन केस इसके अलावा जब हम इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देते थे तो हमारे पास सिग्नल डिस्टॉर्शन की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस भी फील होती थी जब अगर वो कॉल आ जाती थी। तो फिर यहाँ पे आपको डायला मोडेम की ये पिक्चर है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताता चलो। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेंडर है, और दूसरी साइड पे ये रिसीवर है। रिसीवर ये वर्ड का निशान बना है, तो मीन्स कोई भी या पाकिस्तान में या बाहर साइड पे है। यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। सेंडर ने अपना डाटा भेजा है, ठीक है, ये रिसीवर तक, ये रिसीवर यहाँ पे। सेंडर क्या कर रहा है, अपना जो डाटा है उसका डिजिटल सिग्नल में है, ये डिजिटल सिग्नल जा रहा है, और यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है इसका, तो उसके घर में इंटरनेट लगा हुआ है। इस मॉडेम ने क्या काम किया है, इस डिजिटल सिग्नल को, जो डाटा था वो डिजिटल सिग्नल का था, इसको कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल में ये कन्वर्ट कर दिया। देखिए एनालॉग सिग्नल ये बनाने आ रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड हैंड पे जो रिसीवर बैठा है उसके घर में मोडेम लगा हुआ है, उस मोडेम पे उसने वो सिग्नल रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उसने क्या काम किया, इस एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके इस तक पहुंचा दिया। तो मैंने पहले ही बात की कि डायल अप कम्युनिकेशन, मोडेम में जो कम्युनिकेशन थी वो इसी तरह से थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि यूज़र ने जो डाटा जिस तरह का भेजा, वो सेकंड हैंड पे ये कहीं भी वर्ल्ड वाइड में जहाँ भी बंदा बैठा है तो उसको इस तरह से रिसीव होता था। तो मीन्स चेंजिंग नहीं होती थी, लेकिन ये है कि सारे प्रोसेस में टाइम लगता था। तो स्टूडेंट, अब आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे पास है, इसी की जो लेटेस्ट है वो है DSL मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, PDCL काम, चाहे जिसके लिए उसमें डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होती है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ें फेस करने को नहीं मिलती। बहुत ही फास्ट टेक्नोलॉजी है, और कोई स्पीड स्लो नहीं होती, और अच्छा खासा वर्कआउट कर रही है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन टाइप है वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क। बेसिकली ये जो कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। द पर्पज ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज टू प्रिपेयर सेंड एंड कंट्रोल डाटा on the network. It monitors the flow of data. It allows transfer the data coming from the network into digital form so that the data can be used by different network devices such as computer, printer, etc. It is also called network card, internet card, or LAN card. Nowadays, wireless network card (WNIC) are also in use. WNIC use radio waves for transmission of data. जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये भी हमारे पास एक कम्युनिकेशन डिवाइस की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर है, और ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ, किस पर्पज़ के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए। तो इसलिए इसको हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का नाम दिया। ये पिक्चर आपके सामने शो हो रही है। तो इसका काम क्या था, बेसिकली ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो था, ये डाटा सेंड करता था, कंट्रोल भी करता था टू दी नेटवर्क पे। ठीक है, कोई भी नेटवर्क हो ना, जैसे अभी मैंने बताया कि टाइलर मोडेम का तो हमने जिक्र किया ना, जो उसकी स्पीड स्लो थी जब उसके साथ इंटरनेट की सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये नेटवर्क पे डाटा सेंड करने के लिए यूज हो रहा था। और नेटवर्क आजकल हमारे पास इंटरनेट के ही बहुत सी फैसिलिटीज आ गई है। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आजकल हमारे पास DSL है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो मेन मकसद था वो ये था कि क्या काम कर रहा था, कि ट्रांसफॉर्म द डाटा कमिंग फ्रॉम द network into digital form so that data can be used by different network devices such as, जी
तो वो क्या काम कर रहा था, बेसिकली जो डाटा ट्रांसफॉर्म कर रहा था किसी भी कंप्यूटर में, मतलब ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना है, तो क्योंकि नेटवर्क हुआ हुआ है ना, तो डाटा इजीली चला जाता था। लेट्स सपोज उसमें कमांड लेनी प्रिंटर को, तो ये नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही कंप्यूटर के साथ, देखें इसके नेटवर्क कार्ड में ना पोर्ट्स होती हैं, तो ये पोर्ट हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारे कंप्यूटर में लगी होती है, ठीक है। और दूसरी साइड पे कंप्यूटर के साथ अगर हम इसको आपस में कनेक्ट कर दें, फिर हम इंटरनेट के साथ भी कनेक्ट, दूसरा सॉरी प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी हम कमांड दें, जो भी हम डाटा कंप्यूटर की तरफ भेजें या प्रिंटर की तरफ भेजें या कोई और उसके साथ टास्क करना चाह रहे हैं, तो ये डाटा नेटवर्क पे इजीली ट्रांसफ़र कर देता था, ठीक है। तो लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ गया, जो कि बेसिकली वायर की हमें यूज़ नहीं करनी पड़ती, तो उसमें वायरलेस का ऑप्शन होता है कि हम सिर्फ क्या आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बात हमने शायद शुरू में भी डिस्कस की थी लेक्चर फर्स्ट में भी। तो इसलिए जो WNIC यूज रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन डाटा, तो ये क्या काम करते हैं, जो वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो डायल अप मोडेम बेसिकली वो भी डाटा ट्रांसमिशन मीडियम था, लेकिन जब भी वो इंटरनेट उसके साथ कनेक्ट किया जाता था तो उसकी स्पीड बड़ी स्लो हो जाती थी और इंटरनेट प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली नेटवर्क पे डाटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है। जब भी हम इसके साथ इंटरनेट हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है बेसिकली, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान, ठीक है। और डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, प्रिंटर हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क हो सकती है, वो और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिनके साथ हम कंप्यूटर्स को अटैच करते हैं। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज़ कर, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो WNIC यूज़ कर रही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को लेक्चर नंबर 3 समझ आ गया होगा, और प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 भी इसी के साथ अटैच है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपने कोशिश करनी है कि जो टास्क हैं इस वीक नंबर 2 के, इन दोनों लेक्चर से रिलेटेड हैं, तो टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2। तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं ये आपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं अपने, और जो टास्क 2 है ये आपने एक चार्ट बनाना है, उसमें आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, लैन मैन वैन नेटवर्क्स की, और डायल अप मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, राउटर और स्विच की भी, जो आपके नेटवर्क में यूज़ होते हैं। उसी तरह ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपके लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। वीक नंबर 2 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि आपके कॉलेज का जो फेसबुक है ICP के नाम से, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का भी, जहाँ पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो लेक्चर्स आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल है, जो कि आपके ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल आपको मिल जाएगा फेसबुक के पेज के ऊपर ही लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पे आपने सर्च करना है, उस पेज को स्क्रॉल डाउन करें अच्छे तरीके से, तो आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको आपका शेड्यूल भी मिल जाएगा, और समर वेकेशन जो है टास्क भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपने कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट्स को लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 जो कि वीक नंबर 2 के हैं, तो उम्मीद है सबको समझ आ गए होंगे। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और अपने पेरेंट्स की बात को फॉलो करें। मोस्टली पेरेंट्स का गिला यही होता है जब भी मीटिंग होती है कि बच्चे हमारी बात फॉलो नहीं करते। उम्मीद है कि आप उनकी बात को फॉलो करेंगे, और अपने जितने भी टास्क आपके वीकली बेसिस आपको असाइन किए जा रहे हैं लेक्चर्स के थ्रू, उनको आप कंप्लीट करें, और अपना समर वेकेशन होमवर्क भी आपने कंप्लीट करना है। और ये जो शेड्यूल है आपको ऑनलाइन क्लासेस का, मैंने पहले भी बताया, फेसबुक के पेज से, आपको कॉलेज का फेसबुक पेज है वहाँ से मिल जाएगा, और आपने अपने सारे टास्क कंप्लीट करने हैं, और अपनी नोटबुक जो है कॉपी जो है कंप्यूटर साइंस की, वो भी आपने टाइमली बेसिस पे कंप्लीट करते रहना है, ताकि जब स्कूल ओपन होंगे इंशाल्लाह फिर ये चेक हो जाएंगी आपकी कॉपीज। तो ठीक है स्टूडेंट, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।